प्रश्न दिया गया है इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है गेहूं, इसके बाद दिया गया है मूंगफली, फिर धान और फिर मक्का। 4 ऑप्शन है आपके पास और आपको इन 4 ऑप्शन में से देख के बताना है खरीफ की फसल कौन नहीं है। तो आपको बता दें जो गेहूं है रबी की फसल है। कौन सी है? रबी की फसल। बाकी जो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं मूंगफली, धान, मक्का, ये सब कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। और आपसे पूछा गया है कौन खरीफ की फसल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं क्योंकि ये एक रबी की फसल है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया है ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है। आपके पास एक शिलालेख दिया गया है और इसमें पूछा गया है किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है। ऐहोल शिलालेख, ऐसे को ऐहोल अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है और आपको बताना है किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन दिया गया है विक्रमादित्य, इसके बाद दिया गया पुलकेशन द्वितीय, अकबर और अशोक। तो इसमें आपको बता दें ऐहोल शिलालेख है वह जुड़ा हुआ है पुलकेशन द्वितीय के साथ में। और ये कौन थे? यह एक चालुक्य वंश के शासक थे। अगर कभी लिखकर वंश के नाम में पूछा जाए कि पुलकेशन द्वितीय किस वंश से संबंधित थे, तो आपको बताना है यह चालुक्य वंश से संबंधित थे। यह है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय यह एक गुप्त शासक है। पुलकेशन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश से संबंधित है। इसके बाद ऑप्शन दिया गया है आपके पास अकबर, तो आपको बता दें अकबर एक मुगल शासक थे और मुगल वंश के तीसरे शासक थे। इसके बाद दिया गया है अशोक, अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। तो कभी अगर इनका वंश पूछा जाए आपसे कौन सा शासक किस वंश से संबंधित है, तो विक्रमादित्य जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है गुप्त वंश से संबंधित है, पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश से संबंधित है, अकबर है मुगल वंश से और अशोक मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पुलकेशन द्वितीय। ऐहोल शिलालेख से संबंधित है पुलकेशन द्वितीय से। अगला प्रश्न देख, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। आपको कंप्यूटर में बताना है पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला दिया गया है प्रिंटेबल न्यू ग्राफिक्स, इसके बाद दिया गया है प्रिंटेबल न्यू ग्राफिकल, पोर्ट नेचुरल ग्राफिकल और इसके बाद दिया गया है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीएनजी का अर्थ होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, यह इसका पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया है लोसार त्योहार निम्न में से किस धर्म द्वारा मनाया जाता है। एक त्योहार की बात की गई है यहाँ पर, कौन से त्योहार की? लोसार त्योहार की। और आपको बताना है किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला दिया गया है सिख धर्म, इसके बाद दिया गया है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। 4 धर्मों में से आपको बताना है लोसार किस धर्म के व्यक्तियों द्वारा मनाया जाता है। तो आपको बता दें लोसार त्योहार है बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाता है और यह लोसार जो त्योहार है लद्दाख में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है? लद्दाख में। तो अगर कभी पूछा जाए लोसार त्योहार कहाँ से संबंधित है, तो लद्दाख से। किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है? बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है भारतीय मानक देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न पूछा गया है जो भारतीय मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 में उन राज्यों के नाम छिपे हुए हैं, एक ऑप्शन अलग से दिया गया है जिसको आपको चयन करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला दिया गया है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़। 4 में से आपको देखना है किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। तो पहले हम इसकी आपको ट्रिक बताएंगे, इसको याद करने की, इसको एक ट्रिक से याद करवाएंगे। इसकी ट्रिक, ठीक है, इसकी ट्रिक है आंधी में छाता ऊपर उड़ा। क्या है ट्रिक? आंधी में छाता ऊपर उड़ा। अब इसमें कैसे याद करेंगे? यहाँ दिया गया है आंधी में, तो आंधी से बनेगा आंध्र प्रदेश, यानी भारतीय मानक समय रेखा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इसके बाद दिया गया है मैं का अर्थ
प्रदेश है यहाँ पर मध्य प्रदेश। इसके बाद दिया गया है छाता, तो छाता से बनेगा छत्तीसगढ़। क्या बनेगा? छाता से बनेगा छत्तीसगढ़। इसके बाद दिया गया है ऊपर, ऊपर से बनेगा उत्तर प्रदेश। और इसके बाद दिया गया है उड़ा, तो उड़ा से बनेगा उड़ीसा। यानी आपको ये 5 राज्य याद हो गए जो जिनसे होकर मानक समय रेखा गुजरती है। कौन कौन सी? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। अब इनको यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे तो आंध्र प्रदेश दिया है, उड़ीसा दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है। बिहार से होकर तो मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष प्रारंभ की गई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात की गई है प्रश्न में, और आपको बताना है उत्तर प्रदेश में कब यह योजना प्रारंभ की गई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला दिया गया है 2012, इसके बाद दिया गया है 2015, 2009 और 2010। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है 2012 में शुरू हुई। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुई? 2012 में। किसके द्वारा शुरू की गई? तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। तो अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई, तो आपको बताना है 2000 में। किसके द्वारा की गई? तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर अंतरिक्ष में एक रॉकेट काम करता है? रॉकेट के बारे में आपको बताना है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत, गति के संरक्षण का सिद्धांत, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत या फिर ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। जो एक रॉकेट अंतरिक्ष में उड़ान भरता है तो वो किस सिद्धांत पर चलता है? संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया है लेपाक्षी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? चित्रकला दी गई है जिसका नाम है लेपाक्षी, और आपको बताना है किस राज्य से संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है लेपाक्षी चित्रकला आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे NNP के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? NNP क्या दिया गया है? NNP का मतलब होता है, N का मतलब होता है नेट, यहाँ N का मतलब होगा नेशनल, और इस P का अर्थ होगा प्रोडक्ट। कभी अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। आपसे पूछा गया है NNP के बारे में कौन सा विकल्प सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं GNP प्लस ह्रास, GNP माइनस विदेश से शुद्ध कारक आय, GNP माइनस ह्रास और GNP प्लस शुद्ध कारक। तो आपसे पूछा गया है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे प्राप्त करेंगे? 4 ऑप्शनों के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा GNP माइनस ह्रास, मतलब GNP। यहाँ पर लिखेंगे GNP। G का मतलब होता है ग्रॉस, N का मतलब होता है नेट, N का मतलब नेशनल। क्या होता है? N का मतलब नेशनल, और यहाँ P का अर्थ होता है प्रोडक्ट। हिंदी में कहें तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। हिंदी में बोले तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो अपन जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल ह्रास घटाते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है? NNP, जिसको कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा GNP माइनस ह्रास। अगला प्रश्न दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है सिंधु के लोग कपास की पैदावार करने वाले पहले थे। यानी बताया गया है कि सबसे पहले कपास की पैदावार किसके द्वारा की गई? सेंधा वासियों के द्वारा। ये पॉइंट तो सही हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है उन्होंने लकड़ी के बक्सों में खाद्यान्न का भंडारण किया। यानी कथन का कहना है कि जो अनाज का भंडारण करते थे वो लकड़ी के बक्सों में करते थे। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिंधु
घाटी सभ्यता में बड़े बड़े विशाल रत्नागार पाए गए जो पक्की ईंटों के और सीमेंट के द्वारा बनाए गए थे। इसके बाद इसमें दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों तक फैली थी। तो आपको पता होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब में थी, सिंध में थी, बलूचिस्तान, गुजरात और राजस्थान, या ना कि पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सिंधु घाटी सभ्यता के कोई भी साक्ष्य नहीं पाए गए। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है सिंधु के लोग बड़े पैमाने पर कुत्ते और बिल्लियों का पालन करते थे। तो आपको बता दें सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कुत्तों को तो उनके साथ में पालने के साक्ष्य मिले, लेकिन बिल्लियों का कोई भी साक्ष्य वहां पर प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सिंधु के लोग कपास की पैदावार करने वाले पहले थे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित झीलों में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको 4 झीलें दी गई हैं और इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। 3 किसी न किसी तरह से वो सही ढंग से और व्यवस्थित तरीके से लिखी गई है, जबकि एक उसमें से असंगत है। जैसे यहाँ पर दिया गया है भूलर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो आपको अगर भूलर झील के बारे में पता हो तो भूलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और यह एक मीठे पानी की झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो यह ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भूलर झील कैसी है? खारा नहीं होकर भूलर झील का पानी कैसा है? मीठा। इसके बाद ऑप्शन दिया गया है किसो मुरारी लद्दाख में स्थित है। तो यह झील बिल्कुल लद्दाख में स्थित है। हीराकुंड झील कृत्रिम झील है, बिल्कुल हीराकुंड झील कृत्रिम झील है जो कि उड़ीसा में महानदी पर बनी हुई है। इसके बाद दिया गया है चिल्का झील जो कि एक लेगून झील है, बिल्कुल चिल्का झील उड़ीसा की खारे पानी की झील है जो एक लेगून झील है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्या? भूलर, जो कि गलत ढंग से दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन 1925 के काकोरी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं था। 1925 की काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं था। 4 नाम आपके सामने दिए गए हैं। पहला दिया गया है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और भगत सिंह। 1925 में जो भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा एक ट्रेन लूटी गई थी उसमें निम्न में से कौन सा नाम शामिल नहीं था। तो आपको बता दें उस ट्रेन डकैती में पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से नाम शामिल थे। तो जो नाम शामिल है उनके बारे में ध्यान देना। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लहाड़ी और रोशन सिंह, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां। तो आपको ये 5 नाम याद रखने हैं जो कि काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे। कौन कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लहाड़ी, रोशन सिंह और एक नाम है अशफाक उल्लाह खां। यहाँ पर भगत सिंह शामिल नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? भगत सिंह। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। एक नृत्य दिया गया है, कौन सा? मोहिनीअट्टम। और आपसे पूछा है कि किस राज्य से संबंधित है। 4 ऑप्शन है। पहला दिया गया है उड़ीसा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। आपको बताना है मोहिनीअट्टम। तो आपको बताना है मोहिनीअट्टम कहाँ से संबंधित है? केरल से। कौन कौन सा? यहाँ पर एक मोहिनीअट्टम और एक और है यहाँ पर कौन सा? कथकली। कभी मोहिनीअट्टम ना देकर कथकली भी पूछ ले तो कहां से संबंधित है? केरल से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा केरल। इसके बाद एक दिया गया है उड़ीसा। उड़ीसा से कौन सा नृत्य संबंधित है? ओडिसी। कौन सा नृत्य? ओडिसी। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। कर्नाटक, कर्नाटक का एक गान बहुत ही प्रसिद्ध है, कौन सा? यक्षगान। यह एक प्रकार का नृत्य है जो कि कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और तमिलनाडु से संबंधित है भरतनाट्यम। ये सब नृत्य आपको याद रखना है। ओडिसी उड़ीसा से, केरल मोहिनीअट्टम, कर्नाटक यक्षगान और तमिलनाडु भरतनाट्यम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा केरल। मोहिनीअट्टम कहाँ से संबंधित है? केरल से। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है मेनिंजाइटिस निम्न में से कौन सा प्रभावित करता है।
आपको बताना है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है मस्तिष्क, इसके बाद फेफड़ा, यकृत और आंत। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। मेनिंजाइटिस के बारे में बताना है। तो आपको बता दें जो मेनिंजाइटिस है वो मस्तिष्क से संबंधित है। इससे प्रभावित अंग कौन सा है? मस्तिष्क। यहाँ पर दिया गया है फेफड़े। तो फेफड़े किस किस रोग में प्रभावित होते हैं? एक तो होता है टीबी, जिसको तपेदिक भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दिया गया यकृत। यकृत में कौन सा? अगर आपको कभी पीलिया हो जाए तो पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होगा? यकृत। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार बनता है पीलिया रोग से कौन सा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। इसके बाद दिया गया है आंत। तो आपको बता दें टाइफाइड में मनुष्य की आंत प्रभावित होती है। तो आपको बताना है कौन कौन सा? मेनिंजाइटिस मस्तिष्क, टीबी फेफड़े, पीलिया यकृत और टाइफाइड से प्रभावित अंग आंत। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस रोग मस्तिष्क से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? आपको बताना है ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र। चार ऑप्शन आपके सामने। पहला दिया गया है इलाहाबाद, लखनऊ, अलीगढ़ और कानपुर। आपको बताना है ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र। तो आपको बता दें जो ललित कला अकादमी है इसका क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई 2023 में यूनेस्को में फिर से शामिल होने की घोषणा की? यानी इनमें से कोई ऐसा देश है जो पहले यूनेस्को का हिस्सा था लेकिन बीच में यूनेस्को से सम्मिलित नहीं, बीच में यूनेस्को की सूची से हट गया और फिर 2023 में उसने घोषणा की फिर से शामिल करने होने की। तो इनमें से कौन सा देश हो सकता है? पहला ऑप्शन दिया गया है अमेरिका, ईरान, चीन और उत्तर कोरिया। तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। जुलाई 2023 में यूनेस्को में फिर से शामिल होने की इसने घोषणा की। 2011 में यूनेस्को ने एक देश जिसको फिलिस्तीन के नाम से जानते हैं, फिलिस्तीन को शामिल किया था। कब? 2011 में, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका 2011 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको फंड देने से मना कर दिया। अब इसने 2023 में फिर से घोषणा की है कि यह यूनेस्को में फिर से शामिल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया है निम्न में से कौन से राज्य में महानदी डेल्टा स्थित है? महानदी डेल्टा के बारे में बता दें तो आपको बताना पहले तो महानदी कहाँ से बहती है? महानदी उड़ीसा। कहाँ पर? उड़ीसा। और उड़ीसा में इस महानदी पर एक बांध है। बांध कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है तो आपको बताना है हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। कौन सी नदी पर है? महानदी पर हीराकुंड बांध, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया कौन से राज्य में महानदी डेल्टा स्थित है? तो जहां महानदी होगी वहीं महानदी का डेल्टा होगा। तो महानदी कहां से निकलती है? उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है घोड़ों को दागने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथा शुरू की गई? यानी घोड़ों को दागने की प्रथा के बारे में आपसे पूछा गया है कि घोड़ा को दागने की प्रथा सबसे पहले किसने चलाई थी? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला दिया गया है बाबर, इसके बाद बलबन दिया गया है, अकबर और अलाउद्दीन खिलजी। चार में से आपको बताना है जो घोड़ा दागने की प्रथा है किसने शुरू की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने घोड़ा दागने की प्रथा प्रचलित की। एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछ सकता है इसके द्वारा स्थायी सेना भी सबसे पहले किसके द्वारा रखी गई? किसी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो स्थायी सेना की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसी के द्वारा घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत की गई। बाबर दिए गए हैं। बाबर कौन है? मुगल वंश के संस्थापक। मुगल वंश के संस्थापक। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो याद रखना बाबर मुगल वंश का संस्थापक। इसने कब की स्थापना? 1526 में मुगल वंश की। बलबन दिया गया है। बलबन कौन से वंश से संबंधित है? गुलाम वंश से संबंधित। किस वंश से संबंधित है? गुलाम वंश से। और इसके द्वारा एक दो प्रथाएं चलाएंगे। एक प्रथा थी सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने प्रचलित की तो आपको बताना है बलबन ने, और इसके द्वारा नवरोज त्योहार का शुरुआत की गई। किसकी? नवरोज त्योहार की। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए नवरोज त्योहार की शुरुआत किसने की तो आपको बताना है बलबन ने। इसके बाद दिया गया है अकबर, जो कि मुगल वंश का तीसरा शासक था। इसने दीन-ए-इलाही की स्थापना की। अगर कभी पूछा जाए दीन-ए-इलाही की स्थापना किसने की तो आपको बताना है अकबर ने, और इसी के द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया। क्या? जजिया कर समाप्त। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया है
सबसे अधिक होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है आपके पास में बोरॉन, इसके बाद सिलिकॉन, टेल्यूरियम और पोलोनियम। आपको बता दें ये सब क्या है, उपधातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे सर्वाधिक द्रव्यमान किसका है, तो ये है बोरॉन का। इसमें 2-3 उपधातु और हैं जिनके नाम हमें यहाँ लेके दे दिए, अगर कभी आ जाए तो इसमें एक है एंटीमनी, ये भी एक प्रकार की क्या है उपधातु, और एक है जर्मेनियम। कौन सी है, जर्मेनियम। तो इन उपधातुओं के नाम याद रखना, पहले लिख दी गई है बोरॉन, सिलिकॉन, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एंटीमनी और जर्मेनियम, ये 6 क्या है उपधातु है। अगला प्रश्न देखेंगे